जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल के वैकेंसीज के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी जीडी कांस्टेबल के बहुत सारे पोस्ट पर, लगभग 8 पोस्ट पर कुल 28,000 से भी प्लस वैकेंसीज आए हैं। उनमें 8 जो वैकेंसीज आए हैं उन सब के बारे में भी जानेंगे और किस तरह से आपको पोस्ट प्रेफरेंस भी देना है उसके बारे में भी हम बताएंगे आज के इस वीडियो में। तो बने रहिएगा मेरे साथ अंत तक। तो सबसे पहले मैं इसके नोटिस को खोल लेता हूं और उसके बाद आप सभी को बताता हूं। जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे, नोटिस खुल चुका है। ये नोटिस है और ऑनलाइन एप्लीकेशंस के जो डेट हैं वो यहाँ दर्शाए गए हैं, जो कि 17 जुलाई से लेकर 31 अगस्त तक हैं। और बाकी जो भी डेट है आप यहाँ पे देख सकते हैं अच्छी तरीके से। तो इसके जो मेन है उसके लिए हम नीचे स्क्रॉल कर चलते हैं और आते यहाँ पर पे स्केल के बारे में देखिए। सबसे पहले जो इसका पे स्केल है 21,000 से 69,100 इसके पे स्केल हैं, और जो कि लेवल 3 में आते हैं। तो अच्छा खासा पे स्केल है इसका। और जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे, कॉलम 3 में वैकेंसीज के बारे में पूरा डिटेल से दिया हुआ है कि किस चीज़ का कितना वैकेंसी है। और इसमें आप ये भी देख रहे होंगे कि सीआरपीएफ और एनआईए यहाँ पे और यहाँ पे, इन दोनों में एक भी रिक्रूटमेंट नहीं है, कोई वैकेंसी नहीं है इनमें। तो इसका मतलब कुल 6 पोस्ट हैं जिस पे वैकेंसी आए हैं। तो उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं बीएसएफ के बारे में जान लेते हैं। बीएसएफ जो होते हैं हमारे बॉर्डर वाले फोर्स होते हैं। इसको बॉर्डर पर तैनात किया जाता है। और सीआईएसएफ जो है हमारे, ये इंडस्ट्रियल एरिया में इसको तैनात किया जाता है। इंडस्ट्रियल एरिया के लिए होते हैं और ये काफ़ी शांत जगह में ये इसका पोस्टिंग होता है। और अब हालांकि सीआरपीएफ की कोई वैकेंसीज नहीं है इनमें, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं कि सीआरपीएफ जो होते हैं ये सेंट्रल पुलिस फोर्स होते हैं। सेंट्रल पुलिस फोर्स होते हैं। तो सेंट्रल पुलिस फोर्स होते हैं ये हमारे। आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं एसएसबी के बारे में। एसएसबी जो होते हैं ये नेपाल क्षेत्र में इसको तैनात किया जाता है। तो लगभग ये भी शांत इलाका ही होता है लगभग। अगला आते हैं हम और आईटीबीपी के बारे में जानते हैं। तो आईटीबीपी खास करके तिब्बत के, क्योंकि इसमें तिब्बत में ही इसको तैनात किया जाता है। अगला, जैसा कि आप सभी को पता होगा, असम राइफल एआर, तो इसको भी खास करके असम में ही तैनात किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और ये हमारा अगला जो ये दो है, इनमें से एक है एनआईए और एसएसएफ। इनमें से ये दोनों जो हैं हमारे, दोनों के दोनों जो हैं ये ऑफिशियल हैं। ये ऑफिशियल जॉब होते हैं, इसीलिए इसमें वैकेंसीज बहुत कम होते हैं और इसके कटअप भी बहुत हाई जाते हैं। हालांकि अभी एनआईए के कोई वैकेंसीज है ही नहीं, 0 है पूरा। तो अभी के लिए जो सबसे बेस्ट होंगे वो एसएसएफ वाले वैकेंसीज को बेस्ट माने जाएंगे। तो अगर मैं बताऊं
कि अगर वैकेंसीज़ को किस तरह से हम पोस्ट प्रेफरेंस दें, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम मार्क्स ज़्यादा ला लेते हैं लेकिन पोस्ट उसके अनुसार नहीं मिल पाता है, तो हम गलती कर बैठते हैं कहीं ना कहीं फॉर्म फिलअप करने के वक्त ही। तो ये सब गलती से आपको बचना होगा। तो सबसे पहले जो सबसे अच्छा पोस्ट होता है उसके बारे में बता देते हैं आपको कि आपको जो पोस्ट भरनी है, सबसे पहले NIA सबसे बेस्ट होते हैं और उसके बाद SSF। हालांकि NIA की कोई वैकेंसी है ही नहीं तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है, तो आपको सबसे पहले रखना होगा SSF को। तो सेकेंड में क्या रखेंगे, तो सेकेंड में आप रखेंगे SSB को, ये सबसे बेस्ट होंगे। थर्ड के लिए आपके लिए CISF बेहतर होंगे। फोर्थ में रखेंगे आप BSF को। अगर यहाँ पे अगर यदि CRPF रहते तो BSF के बाद आप CRPF भी रख सकते थे, हालांकि CRPF है नहीं तो आप यहाँ पे रखेंगे ITBP को। और छठे में आप असम राइफल को रख सकते हैं। इन दोनों में आगे पीछे आप कर सकते हैं, दोनों ही लगभग एक तरीके का है। तो ये आपके पोस्ट प्रेफरेंस होंगे। ये इसलिए भी ज़रूरी है कि क्योंकि आप पोस्ट प्रेफरेंस तो भर देते हैं लेकिन जब आप अधिकतर, अगर कहा जाए कि अधिक नंबर भी ला लेते हैं और आपको अच्छा पोस्ट नहीं मिल पाता है तो उस समय आपको अफसोस हो सकती है। इसलिए पहले ही इस सब गलती से बचें। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को इसके बारे में समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो सबसे बड़ी बात है वो होती है हमारी एज लिमिट के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को पता है एज लिमिट इसका 18 से 23 साल है, लेकिन जिस तरह से कि SSC का रूल है कि SC ST को 5 इयर्स का रिलैक्सेशन और OBC को 3 इयर्स का रिलैक्सेशन, बाकी इन सब से आपको कोई काम नहीं है। तो इन दोनों को ध्यान में रखना है कि जो भी SC ST के हैं उसको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेंगे और OBC को 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेंगे एज का। वो एज रिलैक्सेशन जो होंगे वो हमारे अपर एज लिमिट पर होंगे। अपर एज लिमिट का मतलब होता है कि आप अगर क्रॉस कर रहे हैं तभी मिलेंगे, ये नहीं कि अगर हम एज लिमिट से हमारा कम है तब नहीं मिलेगा। तो इस बात को ध्यान में रखना है। अब अगली बात जो है वो ये है कि ये जो एज लिमिट होंगे इसको काउंट कहाँ से किया जाएगा। तो इसको जो काउंट किया जाएगा वो 1 अगस्त 2021, यानी कि जो 1 अगस्त आने वाला है इस 1 अगस्त के अनुसार इसको काउंट किया जाएगा। तो क्लियर हुआ। अब एक अगला चीज़ जो है वो ये है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, मतलब योग्यता क्या होनी चाहिए। तो योग्यता के लिए आपको पता है कि सिंपल सा 10th क्लास पास होना चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड होने चाहिए या यूनिवर्सिटी से आपका 10th क्लास क्लियर होना चाहिए। कोई मैटर नहीं करता आपका कितना परसेंटेज है क्या है, आप सिर्फ पास होने चाहिए। अब एक चीज़ और है जिसके बारे में बता दें कि ये NCC सर्टिफिकेट होल्डर जो भी होते हैं उसके लिए थोड़ा सा फ़ायदा मिल जाता है, वो भी मेरिट लिस्ट के समय। NCC होल्डर जो होंगे, NCC A सर्टिफिकेट वाले को 2% मतलब 2 नंबर का इसका जो मैक्सिमम मार्क होगा उसको जुड़ेगा बाद में। NCC B सर्टिफिकेट वाले को 3 नंबर इसका जुड़ेगा और NCC C सर्टिफिकेट वाले का 5 नंबर ऐड होगा मेरिट के समय में। इससे पहले इसका कोई काम नहीं है, तो इस बात को भी ध्यान में रखना है। अब इसके बाद जो सबसे बड़ी बात और सबसे अच्छी बात यह है कि फ़ोटोग्राफ कैसी होनी चाहिए, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि ग्रुप डी में कितने भी बहुत सारे लगभग 5 लाख के स्टूडेंट को फ़ोटो रिजेक्ट कर दिया गया है। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है, कोई बड़ी बात नहीं है फ़ोटो, लेकिन फिर भी आपको फ़ोटो अच्छी रखनी चाहिए क्योंकि छोटी छोटी मिस्टेक ही बाद में बहुत बड़ी रूप ले लेती है। इस बात को ध्यान में रखना है। तो फोटोग्राफ जो होना चाहिए उस पर डेट मेंशन होना चाहिए, आखिर ये फ़ोटो कब का है ये होना चाहिए सबसे पहले। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है
देख ही रहे होंगे आप, नहीं तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ये भी बोल दिया यहाँ पे देखिए। और उसके बाद फोटोग्राफ कैसा होना चाहिए? फोटोग्राफ विदाउट कैप होना चाहिए, मतलब टोपी के साथ नहीं होना चाहिए और ना ही चश्मे के साथ होना चाहिए, और साथ ही साथ दोनों कान दिखने चाहिए, ऐसा फोटो होना चाहिए, तब आपका रिजेक्शन नहीं होगा। अब जो है सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में जान लेते हैं। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन के लिए 9 रीजन को सेलेक्ट किया गया है। इसमें कुल 9 रीजन बनाए गए हैं पूरे भारत में, तो आप सभी इसको पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह से। अब मैं आता हूँ इसके स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में। इसके जो एग्जामिनेशन होंगे वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होंगे सबसे पहले, और उसी के अनुसार आगे के सारे सफ़र तय होंगे। उसमें आपके 100 क्वेश्चन होंगे और 100 क्वेश्चन के लिए 100 मार्क्स मिलेंगे आपको, और 90 मिनट के टाइम है। उनमें से जो 100 क्वेश्चन है उनमें से 25 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से। इसको आप पार्ट ए को रीजनिंग बोल सकते हैं, और पार्ट बी को आप बोल सकते हैं जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, यानी कि जीके और जीएस का ये पार्ट है, पार्ट बी जीके जीएस, और साथ में करंट अफेयर भी सीए। उसके बाद अगर हम देखें पार्ट सी को, जो लिखा गया है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, यानी कि ये मैथमेटिक्स है, आपका मैथ है। और पार्ट डी जो है ये हमारा वो इंग्लिश और हिंदी है। जिसको चूज करना इंग्लिश वो इंग्लिश ले सकते हैं, और जिसको हिंदी तो वो हिंदी ले सकते हैं। सारे पार्ट में 25-25 नंबर के क्वेश्चन 25-25 होंगे, यानी कि हर एक क्वेश्चन के 1-1 मार्क्स होंगे। कुल 100 क्वेश्चन होंगे और 90 मिनट आपको टाइम मिलेंगे। उसके बाद सारे मल्टीपल चॉइस होंगे, यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ। उसके बाद निगेटिव मार्किंग भी होंगे, देखिए साफ साफ लिखा हुआ है 0.25 मार्क्स कट जाएंगे प्रत्येक रॉन्ग आंसर देने के बाद। तो यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी है, आपको ये बात ध्यान में रखना है। उसके बाद ये जो भी स्कोर होंगे इसका नॉर्मलाइज किया जाएगा बाद में, वो भी साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ देखिए, आप देख सकते होंगे। और एक बार पूरा पढ़ लीजिएगा नोटिफिकेशन को। अब सबसे जो मेन है इसके सिलेबस के बारे में वो जान लेते हैं। आप देख रहे होंगे कि जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, जो कि रीजनिंग वाला ये जो पार्ट है हमारा, इस रीजनिंग में देखिए यहाँ से है हमारा सारे नॉन वर्बल टाइप के भी क्वेश्चन होंगे। उनमें से एनालॉजी के होंगे, सिमिलरिटीज़ के होंगे, डिफरेंसेस, स्पेशियल विजुअलाइजेशन, और होंगे आपके स्पेशियल ओरिएंटेशन, विजुअल मेमोरी के बारे में होंगे, डिस्क्रिमिनेशन का क्वेश्चन होंगे, ऑब्जर्वेशन के होंगे, रिलेशनशिप, जैसे कि आप बोल सकते हैं ब्लड रिलेशन भी बोल सकते हैं इसको आप, एथमेटिकल रीजनिंग जिसको नंबर कोडिंग भी बोलते हैं, फिग्यूरल क्लासिफिकेशन, अरिथमेटिक नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, ETC इस तरह से दिए हुए हैं। ये सारे इसके टॉपिक हैं रीजनिंग के, ये सारे हम सब कवर करेंगे धीरे धीरे। आगे जो है हमारे जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस है, इसको भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, यहाँ पे सारा चीज़ लिखा हुआ है। स्पोर्ट्स के हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक सीन, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड साइंटिफिक रिसर्च के बारे में भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। उसके बाद एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में क्या क्या होंगे, तो उनमें से आपके सबसे पहले यहाँ पे देखिए नंबर सिस्टम को दर्शाया गया है, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स भी दिए हुए हैं, डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस, दशमलव और भिन्न, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, संख्या के बीच में जो संबंध होंगे उसके बारे में है। आपको फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन के बारे में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, साफ साफ दर्शाया हुआ है। परसेंटेज से होंगे, रेशियो प्रोपोर्शन से होंगे, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट जिसको आप छूट भी बोलते हैं, मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम, और टाइम एंड वर्क, ये सारे टॉपिक होंगे एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के। अब देखिए हिंदी और इंग्लिश के बारे में देख लेते हैं, जो कि साफ साफ भी यहाँ पे दर्शाया गया है कि सिर्फ इसका कंप्रीहेंशन टेस्ट किया जाएगा, मतलब बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं। और हम जैसा कि जानते हैं अधिकतर जो हमारे स्टूडेंट होंगे वो सभी सेलेक्ट करेंगे हिंदी को, क्योंकि बहुत ही इजी सब क्वेश्चन आते हैं, और इंग्लिश भी कुछ हार्ड नहीं आते हैं, इंग्लिश भी लगभग सेम ही आते हैं,
बस आपका जिस तरफ झुकाव है आप वो सेलेक्ट करेंगे। अब एग्जामिनेशन के बाद आ जाते हैं पीईटी पर, जो कि फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होते हैं। तो रेस होंगे आपके, रनिंग होंगे। उस रेस में 5 किलोमीटर की जो रेस होंगे उसको 24 मिनट में आपको क्लियर करना है, जो कि मेल होंगे। फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर को 8.5 मिनट में क्लियर करना है। और जो भी लद्दाख रीजन के जो भी होंगे उसके लिए थोड़ा सा छूट मिलेगा। लद्दाख रीजन के जितने भी मेल होंगे उसके लिए 1600 मीटर रनिंग होंगे 6.5 मिनट के लिए, और 800 मीटर होंगे लड़की के लिए, जो कि 4 मिनट में आपको क्लियर करना होगा। सिर्फ और सिर्फ लद्दाख रीजन, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ। अब बात करते हैं हाइट के बारे में। तो हाइट जो होना चाहिए वो मेल के लिए होना चाहिए 170 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। इसमें भी कुछ छूट है तो उसको भी देख लेते हैं। जो भी एसटी के होंगे उनमें से जितने भी मेल होंगे उसको 162 पे लेंगे और फीमेल 150 सीएम होना चाहिए। एसटी के लिए जो भी होंगे उनके लिए, और जो नॉर्थ ईस्ट के लिए बाकी सारा यहाँ पे दिया हुआ है, आप सब पढ़ सकते हैं इसको अच्छी तरह से, नहीं तो फिर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आप सभी इसको धीरे धीरे स्क्रॉल करके पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम चेस्ट के बारे में बात करते हैं। चेस्ट में जो है हमारा, अगर बिना एक्सपेंड किया लिया जाए तो 80 सीएम कम से कम होना चाहिए बिना फुलाए, और फुलाने के बाद 5 सीएम फूलना चाहिए। चाहे आपका जो भी हो, नॉर्मल से आपका 5 सीएम फूलना चाहिए। इसमें भी कुछ छूट है SC ST के लिए, तो वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। वेट का भी है, वेट का जो है आपका प्रोपोर्शन होना चाहिए हाइट के अनुसार, उसका भी हम चार्ट बता देंगे, बाद में डाल देंगे। फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होंगे, ये भी कुछ नहीं होता, इसके बारे में भी बाद में बता देंगे। अभी खास करके जो है आपका वो एग्ज़ाम के बारे में है, तो उसके बारे में सबसे मेन आपको ध्यान देना है। तो ये सारे थे। तो अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसके, क्योंकि इस बार वैकेंसीज भी ज़्यादा है, और क्योंकि इस समय बेरोजगारी का ऐसा माहौल है कि लगभग बहुत सारे वैकेंसीज अधूरे में लटके हुए हैं। तो फॉर्म तो ज़्यादा गिरेंगे ही इस बार, तो कटअप भी ज़्यादा जाने की उम्मीद रहेगी। तो आप सभी को मेहनत जो करनी होगी वो कम से कम 70 प्लस की तो करनी ही होगी, अगर आप OBC से आते हैं। और अगर SC ST से आते हैं तो भी आप कोशिश कीजिए 70 से प्लस। अगर कम रहिएगा तो भी आपको अच्छा पोस्ट मिल ही जाएगा, लेकिन अच्छा पोस्ट अगर लेना है तो 70 प्लस की उम्मीद कीजिए आप भी। और जो भी जनरल से हैं तो वो 80 का रखिए टारगेट कम से कम, क्योंकि इस बार वैकेंसी ज़्यादा ज़रूर हैं, लेकिन इस बार उतने ज़्यादा फॉर्म भी फिलअप होंगे, याद रखिएगा इस बात को। तो आज के बारे में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।